ऊपर करेंगे। आगे आ जाता है सेशन लेयर का काम। सेशन लेयर क्या करती है और इसका काम वगैरह क्या है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेशन लेयर के अबाउट कि सेशन लेयर क्या है। सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल फ्रॉम द डाउन साइड। तो सेशन लेयर क्या है, ये पांचवी लेयर है ओएसआई मॉडल की डाउन साइड की तरफ से, यानी कि नीचे की तरफ से। फिजिकल लेयर है, फिर आपके पास उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, और उसके बाद अब ये सेशन लेयर आ गई। तो एक क्वेश्चन था जो मैंने ऊपर स्किप किया कि ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डाटा की ट्रांसमिशन सारे का सारा जो कंट्रोल है वो इसी का ही है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेशन लेयर। सेशन लेयर, आप ये तो पता चल गया कि पांचवी लेयर है ओएसआई मॉडल की। आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं क्या है। फर्स्ट, आपने क्या है, एक मशीन है, आप एक मशीन से जब दूसरी मशीन को डाटा आप सेंड करते हो तो क्या करना पड़ता है आपको पहले, या एक मशीन से आपने सर्वर तक जाना है, तो सर्वर तक आपने किस तरह जाना है, पहले यहाँ पे आपको डाटा की एक्सेस देनी पड़ेगी। आप पहले उधर अपनी ऑथराइजेशन करवाएंगे, आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेंड करेंगे, फिर वो आपको चेक करेगा कि आप क्या, सर्वर चेक करेगा कि आप डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए या डाटा को आपने रीड करना है, क्या आप इसको रीड भी कर सकते हो, आप इसको इफेक्ट तो नहीं करोगे। तो देन आपको ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ आप डाटा को देख लो। अगर आप नहीं देखोगे तो फिर ये आपको उस हिसाब से बताएगा कि आप इस अहल नहीं हो कि आपको डाटा दिखाया जाए। इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट वी क्रिएट द सेशन, देन चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन। मतलब कि आपका ऑथेंटिकेट होना लाजमी है। अब देखिए, अगर हमने किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना होता है तो ऑलरेडी पहले हमने साइन इन किया होता है, हम उसके ऊपर दोबारा लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपका वो यूजर नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है। ये इसलिए नहीं मांगता कि वो आपकी आईडी है, वो इसलिए मांगता है कि वो चेक किया जाए, आपकी ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है उसमें। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन चेक की जाती है कि आपको डाटा जो दिया जाए वो कितना आपको डाटा दिया। आप देखें, आप किसी दूसरे, सपोज किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आप अगर यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं, वहां पे आपको एक्सेस क्या है, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। वो आपको वीडियो देखने की परमिशन देते हैं, लेटर बाद में देखने के लिए लेटर वॉच की भी परमिशन देते हैं, आपको यूट्यूब के अंदर वीडियो डाउनलोड करने की भी परमिशन देते हैं, लेकिन वो आपको इसकी कोडिंग नहीं देते। क्यों क्यों आप उसके लिए ऑथराइजेशन, आप उसके लिए ऑथराइज पर्सन नहीं हो। वो जस्ट जो उसकी कोडिंग वगैरह है वो उन्होंने अपने अपने लिए रखी हुई है। उसके बाद बात करते हैं सेशन रिस्टोर की। तो सेशन रिस्टोर जिस तरह, आप इस तरह कह सकते हैं कि आप अगर एक चीज पे काम कर रहे हैं, आप उसको बंद कर देते हैं, आप दोबारा चलाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो, तो इसको आप सेशन रिस्टोर कहते हैं। वेबिनार का, तो वेबिनार आपके पास ये कंसेप्ट है कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन जिस तरह एक टीवी देख रहे हो नेट के ऊपर, तो समटाइम आपकी देखा होगा कि वीडियो कहीं पे चल रही होती है, उसकी वॉइस कहीं पे आ रही होती है, तो ये वेबिनार का काम होता है। आगे इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है ऑथेंटिकेशन। When we log into any website, we provide our mails and password to the server to check our identity. तो कह रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर हमने लॉगिन करना है, हम वहां पे अपना पासवर्ड देते हैं, अपनी मेल देते हैं, ताकि वो जो सर्वर है उनका वो हमारी आइडेंटिटी चेक कर ले। यू कैन से इट इज अ रिक्वेस्ट। तो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर मशीन टू दिस सर्वर। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये एक रिक्वेस्ट होती है हमारी तरफ से किसको, सर्वर को, कि आप हमें हमारी जो आईडी बनी हुई है हमें उस तक एक्सेस दे दें। आफ्टर चेकिंग, server provide you a way to the website, it is a response and allow you to create a session। तो इस तमाम के बाद जब वो आपकी आइडेंटिटी चेक कर लेता है, आपकी आईडी चेक कर लेता है, फिर वो देखता है कि आपको एक्सेस दे देगा। तो ये क्या है, जो एक्सेस सर्वर आपको प्रोवाइड करता है, इसको रिस्पॉन्ड बोलते हैं। जिस तरह ये प्रीवियस डायग्राम में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड का मैंने बनाया हुआ है। तो आपको फिर वो वहाँ पे अलाउ करता है कि आप सेशन क्रिएट कर दें, यानी कि सेशन क्रिएट का मतलब है कि आप वहाँ पे उसके ऊपर आप कोई ना कोई भी अपना काम कर सकते हैं। सेकंड है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या है, इट मींस दैट इफ यू प्रेजेंट ऑन द होम पेज ऑफ एनी वेबसाइट ऑन ए वेब सर्वर प्रोवाइड यू दिस सम एक्सेस टू द वेबसाइट दैट यू कैन यूज। कह रहे कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे या किसी भी पेज पे हैं, तो आपको वो तमाम की तमाम एक्सेस नहीं देगा कि आप इसका कोड निकाल लो, इसके साथ छेड़छाड़ करो।
तो आपको जैसे वो इतनी एक्सेस देगा कि आप उसको देख सको, आप उसके ऊपर अपना जो काम है वो कर सको। अब देखें, आपके पास अगर बात की जाए बैंक अकाउंट्स की, तो बैंक अकाउंट में आपको जस्ट इतना परमिशन होती है कि अपने आप जो आपके जो पैसे वगैरह हैं आप उसको डिपॉजिट करवा लो, तो या आप पैसे जमा करवा दो या निकलवा लो, तो आपके जस्ट इतनी ही आपको ज्यादा परमिशन नहीं दी जाती। तो हालांकि अकाउंट भी आपका है, लेकिन आपको ज्यादा परमिशन वहां पे नहीं होती, क्योंकि उनका सिक्योरिटी का इशू वगैरह आ जाता है फिर। आगे बात देखते हैं। इट विल नॉट प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पेज, इट कैन ओनली बी डन आफ्टर द ऑथेंटिकेशन। तो क्या कह रहा है कि ये आपको पूरे का पूरा पेज की जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि पूरे का पूरा पेज की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको जस्ट एक पार्ट की एक्सेस दे देगा। और फिर ये तमाम का जो प्रोसेस है ये आफ्टर ऑथेंटिकेशन होता है। जब तक आपके पास ऑथेंटिकेशन ना आए, आपका ऑथराइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट है स्लाइड, सेशन रिस्टोर। सेशन रिस्टोर क्या होता है? Here you can take the examples of the Opera Mini and Firefox. When you exit from these search engines, that can store your website. Even this function is also available on the Google Chrome, but only if you want to take the restores the web page, etc. It is called the session restored and it is optional. तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन सेक्टर नजर आ रही हो, तो ये आपके पास ओपरा है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास प्रीवियस जो है ये उनको भी रिस्टोर करेगा। अब देखें, ये ऑलरेडी मैंने कुछ ओपन किया हुआ है, ये सिस्को का है, ये फाइवर का है, ये यूट्यूब है आपके पास ओपन है, फिर उसके पास ये इसका होम पेज है। तो यानी कि ये सारों को क्या कर रहा है, रिस्टोर को कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको एग्जिट करेंगे तो ये आपको ये बताएगा, ये देखें, यू आर अबाउट टू क्विट ओपरा, क्लोजिंग 4 टैब, डोंट वरी, दे दे विल बी रिस्टोर यू व्हेन यू स्टार्ट द ओपरा अगेन, आर यू श्योर? तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो ये आपके पास इस चीज का आपको बताता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप एग्जिट भी कर दें तो आपको ये दोबारा उसके लिए अलाउ कर लेगा। कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, हम बात कर रहे थे सेशन रिस्टोर की। तो सेशन रिस्टोर आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह एक जो सेशन होता है वो रिस्टोर होता है। here you take the example of the Opera and Firefox। तो हम Opera और Firefox में भी सेम इस तरह आपके पास जो सेशन है वो रिस्टोर हो जाता है। अगर आप सडनली एग्जिट कर जाओ या किसी भी तरह आप खुद ब खुद कर दो, या आप सडनली खुद ब खुद हो जाए आपसे, तो आपको क्या हो जाता है, आप उसको रिस्टोर कर लेते हैं। ये इवन के गूगल क्रोम में भी होता है, लेकिन आपको वो पहले आपसे पूछता है क्या आप रिस्टोर करना चाहते हो, तो हम उसको रिस्टोर कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या है, ये सेशन रिस्टोर होता है। और ये जो होता है ये ऑप्शनल होता है, हर एक में अलाउ नहीं होता। आपको आपके खुद पे होता है, आप इसको लेना चाहो ले लो, अदरवाइज आप इसको छोड़ो। आगे वेबिनार। वेबिनार क्या है? यू कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक अ वीडियो, लाइव वीडियो कॉलिंग। ये लाइव वीडियो कॉलिंग की तरह ही होता है आपके पास। समटाइम इफ यू नोटिस दैट इन अ लाइव टीवी शो और इन एनी मूवी एक्सेट्रा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन लिपसिंग एंड द वॉइस। आप देख रहे होंगे कि आप कोई मूवीज वगैरह देख लें, आप कोई भी इस तरह की चीज देख लें, तो जिसमें आपके पास लिपसिंग और वॉइस में क्या आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, यानी कि बोल कुछ रहा हो, नीचे कुछ आ जाए। या आप इस तरह भी होता है समटाइम कि जो इंग्लिश मूवीज मोस्टली हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, आपके पास डब्ड वीडियो होती है, तो आपके पास नीचे एक डायलॉग चल रहा होता है, वो ऊपर इंग्लिश में कुछ बोल रहे होते हैं, नीचे डायलॉग कुछ आ रहा होता है। तो ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, वो भी इस वेबिनार में हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये सिंक्रोनाइजेशन की मदद से आती है। यानी कि इस तरह कह लें कि जो आपका स्क्रीन का पैकेट है वो किसी और वे में चल रहा है, लेकिन जो आपका दूसरा वॉइस का पैकेट है वो किसी और वे में चल रहा है। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस सेशन लेयर। तो ये भी जो मसला है ये कौन इसको कंट्रोल करता है,
सेशन लेयर इसको कंट्रोल करती है। आगे हम देखते हैं नेट बायोस को। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब नेट बायोस आपके पास किस तरह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेट बायोस। नेट बायोस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन द लोकल नेटवर्क। कह रहा है कि जो नेट बायोस होता है ये आपके पास कम्युनिकेशन आप सर्विस प्रोवाइड करता है किसके ऊपर, लोकल नेटवर्किंग के ऊपर। अब देखें, जब आपके पास लोकल नेटवर्किंग इस तरह कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ही आप काम कर रहे हैं, ऑफिस आपने बनाए हुए हैं एक बिल्डिंग के अंदर 3-4, तो उसके लिए आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, उसको हम बोलते हैं नेट बायोस बोलते हैं। इट यूजेस अ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल कॉल्ड द नेट बायोस फ्रेम। कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल यूज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट बायोस फ्रेम बोलते हैं। दैट अलाउज द एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद द नेटवर्क हार्डवेयर एंड ट्रांसमिट द डाटा क्रॉस द नेटवर्क। तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास अलाउ करता है एप्लीकेशंस को, कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, कि क्या आपका जो नेटवर्क है हार्डवेयर का, उनको डाटा आपके पास सेंड हो सके और आपका डाटा डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर रिसीव हो सके। आप इस तरह कह सकते हैं कि घर है, उसके एक ऑफिस एक बनाया हुआ है, उसके 4 ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 4 मंजिलें हैं, हर एक फ्लोर के ऊपर उसका क्या है, एक एक ऑफिस मौजूद है, लेकिन सारों का एक कंबाइन है। हर फ्लोर के ऊपर एक पूरे का पूरा हॉल बना हुआ है जिसके ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अब आपका क्या है, जो नेटवर्क हार्डवेयर का नेटवर्क है, यानी कि प्रिंटर सबका सेम होगा, स्कैनर सबका सेम होगा। अब कोई एक प्रिंट निकालता है, वो दूसरे को कहता है कि यार मुझे वो वाला प्रिंट ला दो। यानी कि एक वहां पे उन्होंने पीएन वगैरह इस तरह के रखे होते हैं जो आपको नेटवर्क के ऊपर सहूलत प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके पास डाटा भी एक दूसरे को आप इजीली सेंड कर सकते हो इसके ऊपर विदाउट एनी हेजिटेशन, और आपको हैकिंग का भी इसके ऊपर डर नहीं होता। नेट हैकिंग का डर इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये जस्ट आपके ऑफिस यूज के लिए होता है, बाहर के लोग इसको ना तो एक्सेस कर सकते हैं ना इसको यूज कर सकते हैं। नेट बायोस एंड एब्रीवेशन ऑफ द नेटवर्क बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो जो नेट बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम है, ये इसकी एब्रीवेशन है किसकी, नेट नेट बायोस की। इट इज अ नेटवर्क इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये क्या है, ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एक। इसके जरिए क्या करता है, इट वाज क्रिएटेड इन 1983 बाय साइटेक एंड is oftenly used with the NetBIOS over TCP and TCP/IP प्रोटोकॉल। कह रहे हैं ये 1983 में एक साइटेक नामी साइंटिस्ट था जिसने इसको क्या किया, इन्वेंट किया। और उसके बाद साइटिक ने इसको क्या किया, क्रिएट किया। और उसके बाद क्या किया जाता है कि मोस्टली जो नेट बायोस है ये टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के साथ यूज किया जाता है। However, इट आल्सो यूज इन द टोकन रिंग नेटवर्क। मैंने ऊपर आपके पास टोकन रिंग का भी बताया कि किस तरह टोकन रिंग में ये काम करता है। टोकनिंग सॉरी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक आपके पास 2 नेटवर्क्स होते हैं और जब इन दोनों की आपस में ट्रांसमिशन होनी होती है टोकनिंग के साथ, तो दोनों का एक दूसरे के पास टोकन आ जाता है, यानी कि रिसीवर का सेंडर के पास, सेंडर का रिसीवर के पास। तो जब दोनों टोकन आपस में मैचअप करते हैं तो उसके बाद ही आपके पास डाटा क्या होता है, सेंड हो जाता है। एज वेल एज बाय दी माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। हाउ नेट बायोस वर्क विद द एप्लीकेशन। नेट बायोस जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ वर्क कैसे करता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन द नेट बायोस नेटवर्क लोकेट ऑन द डिफरेंट ईच एंड अदर ईच अदर थ्रू द नेट बायोस नेम्स। कह रहे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेट बायोस के नाम के साथ इस तरह काम करती है लोकली एरिया के ऊपर, या इसकी आइडेंटिटी जो करती है ये नेट बायोस के साथ। इन विंडो NetBIOS नेम इज सेपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर नेम। NetBIOS का जो नाम है ये कंप्यूटर नेम के साथ यानी कि उसके साथ ही कनेक्टेड नहीं होता, ये अलग से होता है। यानी कि आपका नेट एक अलग चीज है NetBIOS, और आपका जो कंप्यूटर का नेम वगैरह है ये एक अलग चीज है। इट कैन बी अप टू 16 कैरेक्टर लॉन्ग। ये 16 कैरेक्टर से भी ज्यादा हो सकता है। Applications on the other computer access NetBIOS name over UDP। कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर के अंदर बाकी की, वो आपके नेट बायोस को एक्सेस कर सकती हैं। जिस तरह के आप अगर हम बात करें यूडीपी एक प्रोटोकॉल है, ये भी आपके नेट बायोस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन किस वे में वो आपको अभी बताएगा। A simple OSI transport layer protocols for client server network applications based on the internet protocols on the port 137।
अगर आपने ऊपर हेडर देखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उसमें हमने पोर्ट नंबर का एक कंसेप्ट पढ़ा था। तो सेम उसी तरह ही है कि नेट बाय ओस, अगर यूडीपी ने नेट बाय ओस को एक्सेस करना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसको इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा, वो इसका पोर्ट नंबर कॉल करेगा। तो इसका पोर्ट नंबर है 137, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो 137 को जब वो कॉल करेगा यूडीपी, तो इसका मतलब है वो नेट बाय ओस को भी कॉल कर रहा है। Registering the NetBIOS name is required by the application, but is not supported by the Microsoft for the IPv6। तो ये IPv6 ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, कह रहा है कि रजिस्टर्ड करना होता है इसको NetBIOS को हर एप्लीकेशंस के लिए, ये रिक्वायरमेंट होती है इसको एक्सेस करने से पहले। जिस तरह हम बाकी कुछ वेबसाइट होती हैं, हम उनको एक्सेस करने से पहले वहाँ पे अपनी आईडी बनाना लाजमी होता है। जिस तरह फेसबुक का कह लें, अगर हमने फेसबुक को यूज करना है तो हमारे पास वहाँ पे हमारी आईडी बनाना लाजमी है। तो इस तरह ही आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये इसको सपोर्ट ही नहीं करता IPv6 के लिए, कि IPv6 के लिए नेट बायोस की आईडी क्रिएट की जाए या इसको रजिस्टर्ड किया जाए उसके बाद यूज किया जाए। द लास्ट octet is usually the NetBIOS suffix that explain the services the system has available। तो कह रहा है कि जो लास्ट ऑक्टेट था NetBIOS का, वो क्या था, NetBIOS सफिक्स था जो एक्सप्लेन करता है आपके तमाम सिस्टम की सर्विसेज को। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो एप्लीकेशंस वगैरह भी वही हैं जो हमने ऊपर रेट की हैं। फिर भी इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, टाइम क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ क्यूरी वगैरह हो तो इससे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आती है आपके पास सैप, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं, किसके अंदर, सेशन लेयर के अंदर यूज करते हैं। Session announcement protocol is used for the multicast data session broadcast and the participant communication requirement। अब देखें, ये आपके पास इस तरह का प्रोटोकॉल होता है जो आपके पास क्या करता है, एक सेशन के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग के लिए यानी कि मल्टीकास्ट डाटा, यानी बहुत ज्यादा आपके पास जो डाटा होता है ना, उसके लिए ब्रॉडकास्ट करता है आपके सेशन के ऊपर। यानी कि बहुत ज्यादा सारा डाटा है, आपके कुछ पार्टिसिपेंट है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर, तो वो हर बंदा बोल रहा है, तो हर एक का एक अपना अपना सेशन बनेगा। उसके बाद वो जो सेशन क्रिएट किया जाएगा वो सैप क्रिएट करता है। यानी कि इस तरह कह लें कि अगर आप एक मोबाइल फोन सर्विस के ऊपर कॉल कर रहे हैं, आप 3-4 लोग आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर मौजूद हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर एक लड़का बोलता है या कोई दूसरा बोलता है या तीसरा बोलता है, तो क्या एक के बोलने से बाकी दोनों की आवाज रुक जाएगी? नो। हर बंदे का एक अपना सेशन क्रिएट होता है, हर बंदा एक अपनी वॉइस से अलग बोल सकता है। ये नहीं है कि अगर एक बोले तो ऑटोमेटिकली दूसरे का म्यूट हो जाए। इन 2000 इट वाज पब्लिश बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कह रहा है कि एक 2000 में ये एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF बोलते हैं इसको, ये उसने इन्वेंट किया था एज एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड RFC 2974। ये इसका एक्सपेरिमेंट है और ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर है जब ये क्या किया गया था। ये इसकी इस तरह कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल आईडी है, तो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे ये इन्वेंट हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सैप के कुछ फीचर्स हैं, आपके सैप के एक्सप्लेनेशंस हैं। सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल पहली है इसमें, सैप सेशन सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द सेशन फॉर्मेट अनाउंसमेंट डिटेल्स। ये क्या करता है, जो सेशन जो सैप है, ये आपको प्रोवाइड करता है सेशन का फॉर्मेट। अब देखें, आपने कोई भी एक सेशन वगैरह रखा है, आपको उसके लिए पहले तो फॉर्मेटिंग करनी होगी कि मैंने किस तरह का सेशन रखना है। अब कुछ टीचर स्टूडेंट के भी होते हैं सेशन वगैरह, इस तरह डाटा के भी कुछ ना कुछ सेशंस होते हैं कि आपके पास एक डाटा जो है बाकी का रिसीव किस तरह करेगा, एक्सेप्ट किस तरह करेगा नेटवर्क के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। उसके बाद आ जाता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP, और रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसको RTP बोलते हैं, एक्सचेंज द मोस्ट मल्टीकास्ट डाटा सेक्शन। तो ये क्या है, दोनों के दोनों सबसे ज्यादा जो मल्टीकास्ट डाटा हो रहा हो ना, उसके छोटे छोटे सेशन बना लेते हैं। ये सेशन क्यों बना लेते हैं, ताकि ये दोनों के दोनों फास्ट वर्क करने वाली प्रोटोकॉल्स हैं, ताकि इनके ऊपर जो डाटा का ट्रांसमिशन रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाए। इस तरह स्केलिंग फॉर द अनलिमिटेड रिसीव बट नॉट अनलिमिटेड सेशंस, इट आल्सो इट यूजेस द पेलोड डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर ऑप्शनल अनाउंसमेंट ऑथेंटिकेशन हेडर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद सैप हैज दी लो अनाउंसमेंट रेट। तो जो सैप का होता है ये काफ़ी ज़्यादा लो अनाउंसमेंट रेट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको छोटे छोटे सेशन बनाने पड़ते हैं, फिर उनके ऊपर काम करना पड़ता है, लोकली काम करना पड़ता है, ये सारे का सारा काम इसके ऊपर आ जाता है। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा।
होप सो आपको इस सारे के सारे की समझ आ गई होगी, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जितना इस प्रेजेंटेशन में कॉल किया। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।